एक क्वेश्चन भेजा था मुझे जेठाराम ने कि यदि किसी समूह जी में a की पावर 5 बराबर e तथा a b a इनवर्स बराबर b स्क्वायर हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो b की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और b की कोटि ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो समीकरण दी है ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर, इसका वर्ग करते हैं। इस समीकरण का क्या करते हैं? वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ए बी ए इनवर्स, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, घात में है इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। ए बी ए इनवर्स ऐसा लिख सकता हूं, और b की घात 2 कितना आ जाएगा? b की घात 4। अब a से a कट गया, क्या आ गया? ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, इसका मान कितना आ गया? b की घात 4। अब दोबारा इसका मैं वर्ग करता हूं तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर ए इनवर्स का वर्ग बराबर b की घात 4 का वर्ग। तो इंडक्शन मेथड से क्या आ जाएगा? ए बी की घात 4 ए की इनवर्स b की घात 8। इसी प्रकार इंडक्शन मेथड से एक बार और वर्क करेंगे तो क्या आएगा? ए बी की घात 8 ए इनवर्स b की घात 16। एक बार और करेंगे तो ए बी की घात 16 ए इनवर्स बराबर b की घात 32। अब इसके बाद हम यहाँ जो b की पावर 16 है, इसका मान इस पहले वाले समीकरण से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो b की घात 16 की जगह मैं यहाँ से मान उठा लूंगा। यहाँ कितना मान आ रहा है? b की घात 16 का मान a गुणा b की घात 8 ए इनवर्स आ रहा है, वो मान मैं यहाँ रख दूंगा। तो मैं b की घात 16 की जगह ये मान रख दूंगा। तो b की घात 16 की जगह मैंने मान रखा a b की घात 8 ए इनवर्स बराबर b की घात 32। अब इसके बाद मैं दोबारा मान रखूंगा, ये a स्क्वायर हो गया, ये b की घात 8 हो गया, और ये a की घात -1 -2 हो गया, b की घात 32। अब b की घात 8 का मान मैं वापस इस समीकरण से लिख दूंगा। इस समीकरण में b की घात 8 का मान कितना है? b की घात 8 का मान कितना है? a b की घात 4 ए इनवर्स, तो ये मान मैं वापस रख दूंगा। a b की घात 4 ए इनवर्स a की घात -2 बराबर b की घात 32। तो ये मान आ जाएगा a क्यूब b की घात 4 a की घात -3 बराबर b की घात 32 आ गया। अब दोबारा b की घात 4 का मान मैं यहां से लिख दूंगा। तो यहां से जो मान आ रहा है वो लिख दिया मैंने। तो a b की घात 2 ए इनवर्स a की घात -3 बराबर b की घात 32। तो इस प्रकार हमने मान रख दिया। अब a की घात 3 बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई, और b की घात 2 और a की घात -4
बराबर b की घात 32। इसके बाद वापस बी स्क्वायर का मान रखेंगे जो हमारी मूल समीकरण थी उससे। तो मूल समीकरण से क्या मान था, ए बी, ए इनवर्स बराबर बी की घात 2 था, तो ये मान रख दिया। तो ए की घात 5 बी ए की घात -5 बराबर बी की पावर 32। अब जो ए की पावर 5 है इनका मान ई के बराबर है, क्यों है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि ए की घात 5 किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो हम ए की घात 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो ए की घात 5 की जगह मैं ई लिख दूंगा, ई बी ई बराबर बी की घात 32। अब मैं बी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो बी की घात कितनी कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो 32 में से एक गया 31। तो ई की कोटि, बी की कोटि कितनी आ गई, 31 आ गई। यह तो है लेंदी मेथड, जो हमें एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना है। हमें कैसे करना है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर इस टाइप से दे और ए की कोटि कितनी दे 5, तो आप यहां जो बराबर में जो पावर आ रही है 2, इस 2 की आप ये 5 घात कर दो, 2 की क्या घात कर दो 5। तो 2 की घात 5 कितना होगा 32। उसमें से यहां जो b की घात आ रही है, यहां कितनी आ रही है, एक घात आ रही है, तो वो एक घात घटा दो। ध्यान से सुनना, ए बी ए इनवर्स दिया है बी स्क्वायर के बराबर और ए की घात 5 किसके बराबर दिया है, ई के। तो आप इस b की घात 2 में, घात 2 की आप ये 5 घात कर दोगे, तो 2 की घात 5 कर दोगे, 2 की घात 5 32 होता है। उसमें से ये वाली b की घात घटा दोगे, b की घात कितनी है, एक घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 5 में से एक घटाने पर 32 में से एक गया 31। तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ बी आएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ये इसका सूत्र है जो आगे एग्जामों में आता है नेट के उनमें। तो आप इस हिसाब से इस सूत्र से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो देखो असाइनमेंट का अपना पहला क्वेश्चन था, यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम, ऑर्डर ऑफ बी बराबर एन, जहां ए बी आबेली ग्रुप जी के अवयव हैं, तब मान लो दोस्तों हमें स्टेटमेंट याद नहीं रहता, तो हम कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। यहां देखो क्या बात कर रहा है कि ऑर्डर ए की कोटि कितनी है एम, ऑर्डर बी की कोटि कितनी है एन, और जहां ए बी किस ग्रुप के अवयव है, आबेली ग्रुप के। तो हम एक आबेली ग्रुप लेंगे, कोई सा भी आबेली ग्रुप लेंगे। जैसे मैंने ले लिया एक आबेली ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और गुणा ले लिया। अब इसमें दो भिन्न भिन्न अवयव लेंगे, तो मैंने एक अवयव लिया -1 और एक लिया आयोटा, ठीक है। अब -1 की कोटि कितनी है, -1 की कोटि कितनी है, 2 है। आयोटा की कोटि कितनी है, आयोटा की कोटि 4 है। तो अब इन दोनों के गुणा की, यहां ए बी के गुणा की कोटि तो पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए बी, यही तो पूछ रहा है चारों में। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ -1 गुणा आयोटा, -1 को आयोटा से गुणा किया है तो क्या आया, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की कोटि क्या आएगी, माइनस आयोटा की कोटि कितनी होती है, हमने पढ़ा है दोस्तों, माइनस आयोटा की कोटि कितनी होती है, माइनस आयोटा की कितनी पावर करें कि एक बने, 4 आती है। अब ये जो 4 आया है वो क्या इन 2 और 4 का एलसीएम आया है, 4 जो आया है क्या वो एलसीएम ही तो आया है इनका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ एम एंड एन, इन दोनों का क्या आएगा एलसीएम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस हिसाब से आप
अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो आप कुछ एग्जाम्पल लेके उससे भी सोच के कर सकते हो। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर एलसीएम ऑफ एम और एन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई के nवें मूलों का गुणन समुच्चय एक चक्रीय समूह है जिसका जनक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पिछला क्वेश्चन तो था सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ और साथ में नेट में भी आया हुआ था। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें क्या दे रखा है, इकाई के nवें मूलों का गुणन समुच्चय एक चक्रीय समूह है जिसका जनक है। तो देखो इकाई के nवें मूलों का जो चक्रीय समूह बनेगा उसका जनक कौन होगा, इसका जनक हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, e की पावर 2 पाई आयोटा बट्टा n, ये इसका जनक होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा बट्टा n। और इसके सभी अवयवों को किस रूप में लिख सकते हैं, इकाई के nवें मूलों को, इसके सभी अवयवों को हम लिख सकते हैं e की पावर 2 पाई r आयोटा बट्टा n, इस रूप में। अब यहाँ r के जो मान है वो हम 0 से लेकर n-1 तक लेते हैं, ठीक है। और इसका जनक कौन होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा बट्टा n, इसका जनक होता है। इसके द्वारा सभी अवयव लिखे जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम इसकी पावर बढ़ाते हैं तो घात की घात किस में आ जाती है, गुणा में। तो अगर हमें ऊपर 3 लाना है तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3। अगर 4 लाना है तो पावर कितनी कर देंगे, 4। अगर 5 लाना है तो ऊपर पावर कितनी कर देंगे, 5। तो इसलिए इसका जनक कौन होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा बटा n। ऑप्शन में आपको ये भी दिया आ सकता है। अब माइवर प्रमेय से हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा वाली संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस, ये 2 पाई बटा n है ना, तो कोस 2 पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा n, इस रूप में। तो जनक इसका कौन होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा बटा n। और e की पावर 2 पाई आयोटा बटा n को कैसे लिख सकते हैं, कोस 2 पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा n। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 15, 25, 35 गुणा 40 का तत्समक अवयव है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई गुणा संक्रिया दे, यहाँ गुणा संक्रिया दिया, गुणा के अंदर मॉड्यूलस 40 दी है, तो देखो जब भी आपको गुणा संक्रिया दे और मॉड्यूलस के रूप में दे और उसके अंदर आपको तत्समक 1 ना दिया हो, यहाँ 1 नहीं दिया ना, इनमें 1 नहीं आ रहा, तो इसका तत्समक कैसे देखेंगे। तो देखो जब भी यहाँ 1 नहीं दिया, गुणा का तत्समक नहीं दिया और मॉड्यूलस वाली संक्रिया है, तो n बटा 2 प्लस 1वां पद, n बटा 2 प्लस 1वां पद ही तत्समक होगा। तो n बटा 2 प्लस 1वां पद कौन सा है, इसमें 4 पद है, तो 4 बटा 2 प्लस 1, 4 बट में 2 का भाग दिया 2, 2 प्लस 1, तीसरा पद क्या होगा, तत्समक होगा। तो तीसरा पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद कौन है, 25। तो 25 इसका क्या आएगा, तत्समक आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट, किसी एबेलियन ग्रुप में अवयवों की न्यूनतम संख्या है। तो यहां अबेली ग्रुप का पूछा है, अबेली ग्रुप में न्यूनतम संख्या, किसी अबेली ग्रुप में अवयवों की न्यूनतम संख्या है। तो देखो यहां एबेलियन लिखा है, इससे पहले अन नाम और आना था, अन एबेलियन, ये सही लिखा नहीं गया है। किसी अन अबेलियन में ग्रुप में अवयवों की न्यूनतम संख्या है। तो देखो अन अबेलियन में कितने होते हैं न्यूनतम अवयव, इसके बारे में देखते हैं। देखो
हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था एक नियम कि अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, पढ़ा था, और चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। तो इसलिए अभाज्य वाला क्या आ जाएगा, आबेली आ जाएगा। तो जितने भी अभाज्य कोटि के ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, आबेली। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक सी। तो एक अवयव वाला, अब एक अवयव वाला तत्समक है तो वो क्या आएगा, आबेली आएगा। अब बात करते हैं दो की, तो दो अभाज्य कोटि है तो दो वाला भी क्या आएगा, आबेली। अब बात करते हैं तीन की, तो तीन भी क्या है, अभाज्य है, तो तीन वाला भी क्या आएगा, अब बेली आएगा। अब बात करते हैं चार की, तो देखो चार को हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, अभाज्य कोटि के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, पी के वर्ग के रूप में। और पी के वर्ग के रूप में जितने भी ग्रुप आएंगे वो सारे क्या होंगे, आबेली होंगे, सारे क्या होंगे, आबेली। पी स्क्वायर रूप में जितने भी आएंगे, जैसे चार है, नौ है, चार नौ 25 और 49, इस टाइप के जितने भी ग्रुप आएंगे वो सारे क्या आएंगे, आबेली। तो चार कोटि का भी क्या होता है, आबेली। अब बात करते हैं पांच की, तो पांच अभाज्य है तो वापस ये क्या बन जाएगा, आबेली। ये वाला भी आबेली, ये वाला भी, ये और ये। अब बात करते हैं छह की, तो देखो छह न तो अभाज्य है न ही पी स्क्वायर के वर्ग के रूप में, छह न तो अभाज्य है न ही पी स्क्वायर के वर्ग के रूप में। तो छह कोटि वाला न्यूनतम संख्या वाला क्या होगा, अनबेलियन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अवशेष वर्गों के गुणन मॉड्यूलो, अवशेष वर्गों के गुणन मॉड्यूलो अभाज्य संख्या p के सापेक्ष शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो p वाला समुच्चय एक क्रम विनिमय समूह बनाता है जिसकी कोटि है। यहां देखो क्या बात कर रहा है, गुणन मॉड्यूलो की बात कर रहा है, अवशेष वर्गों की। और कौन से गुणन मॉड्यूलो की, अभाज्य संख्या p की। तो देखो गुणन p की बात कर रहा है। अब इसके सापेक्ष शून्येतर, शून्य को छोड़कर लिखा क्या है, शून्येतर अवशेष वर्ग, शून्य को छोड़कर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो पी, यानी जेड पी की बात कर रहा है जिसमें शून्य को छोड़ा गया है, शून्य को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। तो यानी एक से स्टार्ट किया गया है। तो एक दो तीन चार, और ये गुणा पी के लिए कहां तक आएगा, p-1 तक, p-1 तक। तो अब इसमें पूछा है कि इस ग्रुप की कोटि कितनी है। तो देखो ग्रुप में अवयव कितने आए हैं, एक से p-1 तक कितने अवयव आएंगे, अपने चैट बॉक्स में लिख के बताओ, एक से p-1 तक कितने अवयव आएंगे। हाँ, p से कम आएंगे पर कितने आएंगे, सही है, p-1 आएगा। रोहित ने भी सही आंसर दिया है, राकेश ने भी सही दिया है। तो p-1 एलिमेंट आएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनंत चक्रीय समूह में, अनंत चक्रीय समूह इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में दो कोटि का एक अवयव होता है, केवल एक जनक होता है, केवल दो जनक होते हैं, अनंत जनक होते हैं, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, एक तो पढ़ा है जेड प्लस, 2z प्लस, mz प्लस रूप के पढ़े। इनमें कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, दो कोटि का एक अवयव हमेशा होता है क्या, केवल एक जनक होता है, या दो जनक होते हैं, या अनंत जनक होते हैं, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। एक अनंत चक्रीय समूह में, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों,
देखो, जब भी बात करते हैं जनक की, तो जनक अनंत चक्रीय समूह में हमेशा दो ही होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हमेशा दो जनक ही होते हैं। जैसे जेड प्लस की बात करते हैं, तो जेड प्लस के दो जनक हैं, वो हैं एक और -1। अब एक और -1 से हम सारे जेड के अवयव बना सकते हैं। इस एक और -1 को हम पूर्णांक संख्याओं से गुणा करके जेड के सारे अवयव बना सकते हैं। जनक वो होता है जिससे सारे अवयव बने। जनक का अर्थ है, जनरेटर का अर्थ है कि उससे ग्रुप के सारे एलिमेंट बने। तो केवल एक और -1 से ही बनते हैं। क्या दो से सारे एलिमेंट बना सकते हो? क्या दो को इंटीजर से गुणा करके एक बना सकते हो? नहीं बना सकते। हमें इंटीजर से गुणा करना है। हमेशा जनरेटर के लिए इंटीजर से गुणा करना होता है, प्लस संक्रिया के लिए गुणा करना होता है। तो देखो, एक और -1 को हम गुणा करके इंटीजर से जेड के सारे अवयव बना सकते हैं। जेड के क्या बना सकते हैं? सारे अवयव। ऐसे ही 2z प्लस में, 2z प्लस में एलिमेंट कौन से होंगे? -4, -2, -0, 2, 4, इस टाइप से। तो इनके जनक कौन होंगे? इस दो को एक और -1 से गुणा कर दो। यहाँ जेड के जनक एक -1 आए हैं, तो दो जेड के कितने आएंगे? इसको दो से गुणा कर दो दोनों जनकों को, तो 2 और -2, दो जनक आएंगे। एम जेड के जनक कौन होंगे? एम को इन दोनों से गुणा कर दो, तो एम को इन दोनों से गुणा कर दो, तो एम और -m रूप के। तो हमेशा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, क्वेश्चन अभी आया था। तो हमेशा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल दो जनक होते हैं, दो ही जनक होते हैं। इसके अलावा कोई भी जनक नहीं होता। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन है कि जनित 25 से जनित Z30 के चक्रीय उपसमूह में अवयवों की संख्या। अब इसमें उपसमूह में अवयवों की संख्या पूछी है। उपसमूह में अवयवों की संख्या, और जो किसके द्वारा जनित है? 25 द्वारा जनित है। तो इसका भी वही सूत्र है जो हमने अवयव की कोटि निकालने के लिए देखा था कि a की पावर 18 के रूप में हो, तो उनके रूप में, तो वही सूत्र लगेगा। पहले तो बताओ Z30 की कोटि कितनी है? Z30 में कितने अवयव हैं? Z30 में कितने अवयव हैं? 30 है। तो देखो, 30 अवयव हैं Z30 में। अब हमें 25 से जनित चक्रीय उपसमूह में अवयवों की संख्या पूछी है। तो देखो, 25 से जनित अवयव पूछे हैं, तो 25 से जनित कौन कौन सी अवयव होंगे? 25 को गुणा करके देखो, 25, ठीक है। 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 में 30 का भाग दिया 20, 25 को 3 से गुणा किया 75, 75 में 30 का भाग दिया 15, 25 में 4 का गुणा किया 100, 100 में 30 का भाग दिया 10, शेषफल। 25 में 5 का गुणा किया 125, 125 में 30 का भाग दिया 5, 25 को 6 से गुणा किया 150, 150 में 30 का भाग दिया 0। तो ये कितने अवयव आएंगे? कितने अवयव आए हैं? 6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। या आप सीधा सूत्र से भी कर सकते हो कि ये Z30 की जो कोटि है, इस Z30 की कोटि में भाग दे सकते हो इस 25 और 30 के एलसीएम का, 25 और 30 के एलसीएम का, इसका भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा? 6 ही आएगा। Z30 की कोटि कितनी आएगी? 30, और 25 और 30 का एलसीएम 5, तो 5 से 30 गया 6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसे के वैसे ही ये क्वेश्चन है। माना ए किसी समूह जी का एक अवयव है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 30, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बट्टा एलसीएम किसका, इस 30 का और इस 18 का एलसीएम। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 30 है, और 30 और 18 का एलसीएम कितना आता है, 30 और 18 का एलसीएम 6 आता है। 6 से 30 गया तो कितना आया, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। या ऐसा देख सकते हो कि 18 और 30 इन दोनों को जो अब इन दोनों का किस में भाग जाता है, इन दोनों का 90 में भाग जाता है, और 90 जो है वो 18 का कितना गुना है, 5 गुना। तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। पंद्रह कोटि के परिमित ग्रुप में उन अवयवों की संख्या जो स्वयं के प्रतिलोम। देखो 15 कोटि का ग्रुप दिया है, अब 15 कोटि के ग्रुप में हमें उन अवयवों की संख्या पूछी है जो स्वयं के प्रतिलोम हो। तो देखो एक अवयव तो हम जानते हैं तत्समक, जो स्वयं का प्रतिलोम होता है। तो एक तो तत्समक आ गया। अब बचे 14 एलिमेंट और बचे ना, 15 एलिमेंट है, एक तो तत्समक हो गया जो स्वयं का प्रतिलोम है। अब ये 14 एलिमेंट के दो दो के जोड़े बन जाएंगे, दो दो के युग्म बन जाएंगे, दो दो के क्या बन जाएंगे, युग्म बन जाएंगे। और युग्म बन जाएंगे ना, 14 एलिमेंट है तो इनके दो दो के जोड़े बन जाएंगे। अब दो दो के जो जोड़े बने हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम बन जाएंगे, एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, प्रतिलोम। तो इसमें कोई सा भी अवयव बाकी नहीं रहेगा, कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा, कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा, सभी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, प्रतिलोम बन जाएंगे, कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा। केवल एक तत्समक वाला है जो केवल स्वयं का प्रतिलोम होगा, तो केवल एक अवयव ही मिलेगा जो स्वयं का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और सीधी सी बात है कि जब आपको विषम संख्या में, अगर विषम संख्या की कोटि दे ग्रुप की, तो उसमें स्वयं के प्रतिलोम वाला केवल एक ही अवयव आएगा। यहाँ 15 विषम है तो प्रतिलोम वाला, स्वयं के प्रतिलोम वाला कौन सा अवयव आएगा, एक ही अवयव, जो कौन सा होगा, तत्समक। और जब कोटि सम दे, कोटि क्या दे, सम, कोटि क्या दे, सम, तब एक तो तत्समक वाला आएगा और एक जिसका जोड़ा नहीं बना है, जिसका युग्म नहीं बना है, वो अवयव आ जाएगा। तो कोटि सम के लिए तो दो अवयव आएंगे जो स्वयं के क्या हो, प्रतिलोम हो, और विषम के लिए केवल एक तत्समक वाला ही आएगा। तो आपसे पूछ सकता है कोटि देके कि 36 कोटि के परिमित ग्रुप में उन अवयवों की संख्या जो स्वयं के प्रतिलोम हो, तो 36 कोटि वाले में कौन से आएंगे, 36 कोटि वाले में दो अवयव आ जाएंगे, एक तो तत्समक और एक जो बिना जोड़े वाला बचा है, बिना युग्म वाला बचा है, वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद माना ये ग्रुप जेड स्टार, जहां जेड पूर्णांकों का समुच्चय है और स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तब ए बिलोंग्स टू जेड का प्रतिलोम अवयव है, हमें प्रतिलोम पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें तत्समक निकालना होगा। अब तत्समक कैसे निकालेंगे, तत्समक के लिए करेंगे 14 एलिमेंट में प्रतिलोम कैसे होंगे। देखो हमें ये पता है कि एक तो तत्समक हो गया ई, जिसका प्रतिलोम नहीं है। अब बचे जो 14 एलिमेंट, वो 14 एलिमेंट कोई ना कोई तो होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं ए से लेकर, ए से लेकर बी सी डी
ई एफ और जी, फिर एच आई जे के एल एम एन, इस टाइप से। तो अब देखो इनमें से प्रतिलोम तो होंगे। अब देखो ए का जो प्रतिलोम है वो इन 7 में से कोई सा भी हो सकता है, या नीचे जो इन 13 में से कोई सा भी हो सकता है। मैंने माना ए का प्रतिलोम आई है, ठीक है, तो आई का प्रतिलोम भी क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही बी का प्रतिलोम एच माना, आएगा। अब सी का प्रतिलोम मैंने के माना, डी का जे माना, ई का एम माना, एफ का एल माना, जी का एन माना। अब कोई सा अवयव बचा क्या जिसका प्रतिलोम स्वयं आ रहा हो? यशवंत, कोई सा भी अवयव बचा क्या जिसका प्रतिलोम स्वयं आ रहा हो? सारे के प्रतिलोम एक दूसरे आगे नहीं बचे। नहीं बचे तो केवल तत्समक वाला ही इसमें बचेगा। विषम कोटि वाले में केवल तत्समक वाला ही बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जेड स्टार जहां जेड पूर्णांकों का समुच्चय है और स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। एक संक्रिया दी है हमें स्टार, किस प्रकार दी है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, इस रूप की दी है। तथा तब ए बिलोंग्स टू जेड का प्रतिलोम अवयव पूछा है। तो देखो प्रतिलोम अवयव पूछा है। अब प्रतिलोम के लिए हमें सबसे पहले तत्समक ज्ञात करना होगा। तो देखो तत्समक कैसे ज्ञात करेंगे? यहां जो ए स्टार बी संक्रिया दी है इसमें बी की जगह ई लिखेंगे। तत्समक की डेफिनेशन है ए स्टार ई किसके बराबर आना चाहिए? ए के आना चाहिए। अब मैं यहां इसके जो संक्रिया वाले में है बी की जगह ई लिख देता हूं। यहां बी की जगह मैं क्या लिख देता हूं? ई। तो ए प्लस ई प्लस 1 किसके बराबर आ गया? ए की। अब ए से ए कट गया, ई का मान +1 दूसरी तरफ गया तो -1 आ गया। तो ई का मान कितना आ गया? -1। अब हमें प्रतिलोम निकालना है, किसका? ए का। तो अब देखो प्रतिलोम निकालना है तो प्रतिलोम के लिए क्या होना चाहिए? ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, यही होता है। तो ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए? ई की आना चाहिए। तो अब इसकी संक्रिया करते हूं। तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए इनवर्स लिखूंगा। बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए इनवर्स। यही तो कंडीशन है प्रतिलोम की, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई। तो देखो ए की जगह ए, अब बी की जगह मैंने लिखा ए इनवर्स +1। +1 है तो +1 संक्रिया में दे रखा है, दे रखा है ना संक्रिया। अब ई का मान कितना निकाल लिया हमने? -1। अब प्रतिलोम निकालना है तो प्रतिलोम वाले को एक तरफ रखेंगे ए इनवर्स को, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो +1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 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 का 2, और प्लस का ए दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का ए, तो -2 -a आ जाएगा। तो -2 -a कौन से ऑप्शन में है? डी में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस प्रकार आप प्रतिलोम निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अरविंद डी आएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो यदि जी दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोस अल्फा
माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। एल्फा बिलोंग्स टू आर, एल्फा वास्तविक संख्याओं में है। जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी मैट्रिक्स योग के लिए एक आबेली समूह है। तो देखो, योग की बात आई, जब भी आपके जोड़ की बात आई, तो जोड़ हमेशा क्या होता है? आबेली होता है। योग संक्रिया चाहे वो मैट्रिक्स की हो, चाहे नॉर्मल अवयवों की हो, तो वो हमेशा क्या होती है? आबेली होती है। अब बात करते हैं ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो देखो, इसके अंदर हम योग का देखते हैं वैल्यू। तो देखो, सभी की वैल्यू इसमें 0 आ सकती है क्या? अब इसमें देखो आप, योग का तत्समक कौन सा होता है? 0 0 0 0। तो वो सारी वैल्यू इसमें आ सकती है क्या? इसमें 0 0 0 वैल्यू तो नहीं आ सकती सभी की। तो इसके अंदर तत्समक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके अंदर योग संक्रिया का तत्समक, योग संक्रिया का तत्समक नहीं मिलेगा। इसलिए क्या यह ग्रुप होगा? ग्रुप नहीं होगा। तो पहला कथन इसमें रोंग हो गया, सहचारी हो जाएगा, तत्समक नहीं मिल रहा। अब अगला देखते हैं, जी मैट्रिक्स गुणा के लिए एक आबेली समूह है। तो देखो, मैट्रिक्स गुणा के लिए एक आबेली समूह होगा क्या? गुणा आबेली होता है क्या? गुणा आबेली होता है क्या? गुणा आबेली तो देखो मैट्रिक्स में तो नहीं होता, पर इसमें ये मैट्रिक्स दे रखी है स्पेशल टाइप की। मैट्रिक्स दे रखी है स्पेशल टाइप की, तो इसके अंदर आबेली होगा। आप गुणा करके देख सकते हो उसमें मैट्रिक्स को। जैसे मैं गुणा करता हूं, दो मैंने एलिमेंट लिए, कोस एल्फा वन माइनस साइन एल्फा वन, और यहां ले लिया साइन एल्फा वन और कोस एल्फा वन। इसको मैं गुणा कर रहा हूं, कोस एल्फा टू माइनस साइन एल्फा टू और साइन एल्फा टू कोस एल्फा टू। तो रो टू कॉलम में इसको गुणा करूंगा। तो देखो, गुणा करने पर इसको मैं गुणा कर रहा हूं साइड में, ठीक है। तो रो टू कॉलम गुणा करूंगा तो क्या आएगा? कोस एल्फा वन कोस एल्फा टू माइनस साइन एल्फा वन साइन एल्फा टू। फिर आगे वाले में आगे वाले में क्या आएगा? रो टू कॉलम, तो माइनस माइनस कोस एल्फा वन साइन एल्फा टू और माइनस साइन एल्फा वन कोस एल्फा टू। अब अगली रो में साइन एल्फा वन साइन एल्फा टू साइन एल्फा वन कोस एल्फा टू प्लस कोस एल्फा वन साइन एल्फा टू। फिर आगे गुणा करने पर माइनस साइन एल्फा वन साइन एल्फा टू माइनस साइन एल्फा वन साइन एल्फा टू प्लस कोस एल्फा वन कोस एल्फा टू, ये आएगा।
अब इसको सरल करते हैं तो देखो सूत्र बन रहा है कोस ए माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का बन रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा बन रहा है, इसमें बन रहा है साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इसमें कौन सा बन रहा है, साइन अल्फा 1, इसमें प्लस है, सॉरी प्लस साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और इसमें माइनस कॉमन आया तो माइनस कॉमन नहीं, कोस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब इसको उल्टा भी गुणा करेंगे ना, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें अगर विपरीत गुणा करेंगे तब भी ये क्या बन जाएगा, क्रम विनिमय बन जाएगा, और इसका तत्समक एक मिल जाएगा हमें। एक तत्समक कैसे मिलेगा कि अगर हम अल्फा की वैल्यू जीरो रख दें, अल्फा की वैल्यू क्या रख दें, जीरो, तो देखो कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। साइन जीरो का मान कोस जीरो का मान एक होता है, साइन जीरो का जीरो, जीरो और एक, तो ये तत्समक भी मिल गया। प्रतिलोम भी मिल जाएगा, इसका प्रतिलोम भी मिल जाएगा, तो प्रतिलोम मिल जाएगा, तत्समक मिल गया, आबेली है, तो इसलिए यह मैट्रिक्स गुणा के लिए क्या बनाएगा, एक आबेली समूह बनाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कि जी मैट्रिक्स गुणा के लिए एक आबेली समूह है। ठीक है, इसमें प्रतिलोम भी मिल जाएगा। प्रतिलोम कैसे मिलेगा, क्योंकि ए मोड ए सारणी के का मान क्या है, एक है, सारणी के का मान कितना है, एक है, सारणी के नॉन जीरो है तो ए इनवर्स भी मिल जाएगा, तो इसलिए ये जी मैट्रिक्स गुणा के लिए एक आबेली समूह है, ये राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, ग्रुप 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा में आयोटा की कोटि है, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा की कोटि कितनी आएगी, आयोटा की कोटि आयोटा की कोटि कितनी आएगी, इसमें 4 आएगी। राकेश ने सही दिया जवाब, क्योंकि आयोटा की अगर हम पावर 4 करते हैं, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए जिसके लिए a की पावर n का मान e बन जाए, तो वह n a की कोटि कहलाता है। यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए a की पावर n बराबर e हो, तो वह n a की कोटि कहलाता है। तो यहाँ आयोटा की पावर 4 करने पर ही मान कितना आ रहा है, 1, तो इसलिए आयोटा की कोटि कितनी आएगी, 4। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो देखो ये डेफिनेशन है, कुछ थ्योरम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। कोई सेमी ग्रुप जी स्टार जो कि परिमित है, ग्रुप होगा यदि, देखो जब भी कोई सेमी ग्रुप ले और सेमी ग्रुप क्या हो, परिमित हो, तो तीन जो इसमें थ्योरम है वो तीनों इक्विवेलेंट होती है। पहली क्या कहती है कि अगर सेमी ग्रुप परिमित है, अगर सेमी ग्रुप परिमित है तो जो वाम निरसन नियम है और दक्षिण निरसन नियम है वो दोनों मिलकर उसकी ग्रुप की प्रॉपर्टी बना देंगे। ध्यान से सुनना, अगर सेमी ग्रुप परिमित दिया है, अगर सेमी ग्रुप परिमित दिया है तो वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम दोनों साथ में लग जाए तो वो ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सेमी ग्रुप परिमित है,
अगर सेमी ग्रुप परिमित है तो उसमें वाम तत्समक और वाम प्रतिलोम मिल जाए तो भी वह ग्रुप बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दक्षिण तत्समक ए बराबर ए, दक्षिण तरफ से तत्समक आ रहा है ना, दक्षिण तरफ से, राइट हैंड साइड से, अगर सेमी ग्रुप परिमित है उसमें दक्षिण तत्समक, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट और राइट इनवर्स और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों मिल जाएं तो भी वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। देखो ये तीनों थ्योरम में इक्विवेलेंट हैं, इनको दोबारा ध्यान से सुनो कि अगर सेमी ग्रुप परिमित दिया है, अगर उसमें निरसन नियम लग जाए, क्या नियम लग जाए, निरसन नियम कौन सा है, ए बी बराबर ए सी, तो ए कट गया बी बराबर सी, और बी ए बराबर सी ए कट गया तो बी बराबर सी। अगर किसी सेमी ग्रुप जो परिमित है उसमें निरसन नियम लग जाए तो भी वो ग्रुप बनेगा। सेकंड, अगर किसी सेमी ग्रुप जो परिमित है उसमें वाम तत्समक, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, ये लेफ्ट तरफ से बी आ रहा है ना, तो लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स बी ए बराबर ई, तो लेफ्ट आइडेंटिटी की अपन यही देखते हैं ई ए बराबर ए, और लेफ्ट इनवर्स तो बी ए बराबर ई। लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स दोनों नियम लग जाएं तो भी वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। इसके बाद तीसरा, अगर राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स ये दोनों मिल जाए तो भी वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो ये तीनों सही कथन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इस प्रकार ये जो तीनों स्टेटमेंट है आपसे पूछ सकता है, तो इनको ध्यान में रखना, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो सेमी ग्रुप जो परिमित है वो ग्रुप बनाएगा यदि निरसन नियम लगता हो। सेकंड, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स मिलता हो। थर्ड, राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स मिलता हो। ये तीनों स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, कोई ग्रुप जी डॉट एक आबेली ग्रुप होगा यदि, अब देखो आबेली ग्रुप के मैंने 2-3 स्टेटमेंट लिखाए थे। कौन कौन से स्टेटमेंट थे, ए स्क्वायर बराबर ई हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अर्थात प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो। सेकंड है ए बराबर ए इनवर्स हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो। और ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, या चौथा, तीनों ही राइट है क्या, उपरोक्त सभी, बताओ। ये पढ़ा चुका मैं, इसका आंसर क्या आएगा, प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने। देखो तीनों ही प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, तीनों ही राइट है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ई, ए बराबर ए इनवर्स, और ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तीनों ही राइट ऑप्शन है। पहली दो तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, कैसे, ए स्क्वायर बराबर ई में दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी ए बराबर ए इनवर्स। और तीसरी प्रॉपर्टी से आबेली कैसे आएगा, ए बी का स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी गुणा ए बी, और बराबर में ए बी बी लिख सकता हूं। अब यहां से बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो बी ए बराबर क्या आ गया, ए बी। यही तो आबेली ग्रुप की कंडीशन है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या रखते हैं, आबेली ग्रुप को रखते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ध्यान से पढ़ना। लांगराज प्रमेय से किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। क्या यह कथन सत्य है कि लांगराज प्रमेय से किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। सेकंड स्टेटमेंट, केली प्रमेय से प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है।
क्या ये स्टेटमेंट भी राइट है? कैलिपर में से प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। थर्ड स्टेटमेंट, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हो तो H के G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि H के बराबर KH। तो इन तीनों स्टेटमेंट क्या राइट है, असत्य है या इनमें से कोई? देखो तीनों स्टेटमेंट मैंने करवाए हैं, तीनों ही राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इसके बाद नेक्स्ट, एक बात और दोस्तों, जो आपको ये असाइनमेंट के क्वेश्चन और जो वीडियो में जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, इनसे बाहर ग्रुप थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें हालांकि जो क्रमचय है उसमें कोई नया मान देके नए तरीके से आपको पूछ सकता है कि इसका प्रतिलोम क्या है या फिर इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, उसमें नया मान दे सकता है। बाकी तरीका वही होगा जो हमने सोल्व किया है। और बाकी जो इन स्टेटमेंट में से जो क्वेश्चन आएगा या ग्रुप की कोटि में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको जो मैटर प्रोवाइड करवाया है असाइनमेंट के रूप में, और ये जो असाइनमेंट करवाए हैं और जो वीडियो में आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा ग्रुप थ्योरी का। आप इन वीडियो को और इन असाइनमेंट को एकदम याद कर लेना, लास्ट में समझ के इसके बाद में याद कर लेना, ताकि आपको बेटर, आपको टाइम बचे एग्जाम में, ताकि आपको केवल टिक लगाना रहे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन देखना है। तो यदि H ग्रुप G का कोई उपग्रुप हो तथा N नॉर्मल सबग्रुप हो G का, तो H इंटरसेक्शन N नॉर्मल सबग्रुप है H का। तो देखो दोस्तों, हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि N नॉर्मल सबग्रुप आ जाए G का, तो जो H इंटरसेक्शन N होगा, H इंटरसेक्शन N, वो बिना नॉर्मल सबग्रुप वाले के नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो बिना नॉर्मल सबग्रुप वाला कौन सा है? H। H केवल सबग्रुप है ना, तो ये H का नॉर्मल सबग्रुप होगा, H इंटरसेक्शन N। तो ये कथन राइट है। इसके बाद आगे, यदि H और K एक समूह G के दो नॉर्मल सबग्रुप हो तो फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K, H के बराबर KH, यदि H इंटरसेक्शन K किसके बराबर हो? E के। ये कथन भी राइट है, ये भी एक थ्योरम है। तो H और K एक समूह G के दो नॉर्मल सबग्रुप हो तो फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू H, H के बराबर KH कब होगा? यदि H इंटरसेक्शन K में क्या है? केवल E आई। अब हाँ, अरविंद ने राइट दिया है, डी आएगा। अब 16वें के सी में देखो, यदि H और K G के नॉर्मल सबग्रुप हो तो H इंटरसेक्शन K तथा H के हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। H इंटरसेक्शन K भी G का नॉर्मल सबग्रुप होगा और H के भी हमेशा क्या होगा? G का नॉर्मल सबग्रुप, यदि H और K दोनों क्या हो? नॉर्मल सबग्रुप हो G के। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? इसमें इनमें से कोई नहीं असत्य कथन है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यदि H तथा K समूह G के दो उपसमूह, दोनों उपसमूह दिए हैं H और K, तथा H नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो देखो H नॉर्मल सबग्रुप दिया है G का, तो इससे एक बात तो हम ये मान सकते हैं कि जो H इंटरसेक्शन K होगा वो नॉर्मल सबग्रुप आएगा K का। देखो जिसका नॉर्मल सबग्रुप H इंटरसेक्शन K, किसका नॉर्मल सबग्रुप आएगा? जो केवल सबग्रुप है उसका आएगा। तो H इंटरसेक्शन K किसका सब नॉर्मल सबग्रुप आएगा? जो केवल सबग्रुप है, और केवल सबग्रुप कौन है? K है। तो ये H इंटरसेक्शन K किसका नॉर्मल सबग्रुप आएगा? K का। तो ये जो H इंटरसेक्शन K है वो बट्टे में आएगा और K क्या आएगा? ऊपर आएगा।
ठीक है। अब एक और बात बताता हूं कि अगर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एच सब ग्रुप है जी का, एच सब ग्रुप है जी का, यहाँ एच नॉर्मल सब ग्रुप दिया है जी का, नॉर्मल सब ग्रुप जी का, और के क्या दिया है, केवल सब ग्रुप है जी का। अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और एक सब ग्रुप हो तो जो एच के होगा, जो एच के होगा वो सब ग्रुप आएगा जी का। किसका सब ग्रुप आएगा, जी का। अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और एक केवल सब ग्रुप हो तो जो एच के आएगा ना वो क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा जी का। ठीक है। अब देखो हम यहां बात करते हैं एच की, तो देखो एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इस जी से छोटा होगा एच के, क्यों होगा, क्योंकि एच के जो होता है वो सबसेट होता है जी का। एच के क्या होता है, सबसेट होता है जी का। तो ये एच के इसके बीच में आएगा। अब देखो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, बड़े वाले का नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है, तो क्या ये छोटे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा, आएगा। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है, तो ये एच जो है वो एच के का भी क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। तो एच, इस एच के का क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच, एच के का क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच तो आएगा बट्टे में और एच के क्या आएगा, ऊपर। तो ये जो इक्विवेलेंट है ये डायमंड थ्योरम है। ये डायमंड थ्योरम समझ में आई है क्या, अगर आई है तो बताओ। डायमंड थ्योरम समझ में आई है क्या, आइए। बाकी भी बताओ चैट बॉक्स में लिखकर। अब देखो ये डायमंड थ्योरम है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के जो टफेस्ट एग्जाम है उसमें आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आई हुई है। इजी थ्योरम है, इसको बस थोड़ा सा समझना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला स्टेटमेंट, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप जेड प्लस के तुल्यकारी होता है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखाया था कि प्रत्येक जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप होता है, चाहे वो एम जेड प्लस रूप का हो, चाहे वो 2 की पावर n रूप का हो गुणा में, तो ये सारे जो हैं वो तुल्यकारी होंगे, तुल्यकारी होंगे जेड प्लस की। तो ये कथन भी राइट है। अब थर्ड स्टेटमेंट, किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, जी का समाकारी प्रतिबिंब का क्या अर्थ हो गया, जी डैश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समाकारी प्रतिबिंब यानी जी डैश की बात कर रहा है। जी के किसी विभाग ग्रुप, अब जी का विभाग ग्रुप कौन सा होता है, जी बटा के रूप में। तो जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी डैश, यहाँ समाकारी जो वर्ड लिखा है उसका अर्थ आच्छादक समाकारिता होती है। जी का समाकारी प्रतिबिंब का अर्थ क्या है, आच्छादक समाकारिता, आच्छादक समाकारिता। आच्छादक का अर्थ हो गया कि यहाँ जी से जो इमेज बनेगी वो पूरे जी डैश को ढकेगी, जी डैश को क्या करेगी, ढकेगी। तो जी डैश किसके तुल्यकारी होगा, जी के किसी विभाग ग्रुप के, जी बटा के। इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकता है, जी डैश तुल्यकारी है जी बटा के की। तो ये कथन भी राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जी का दो सूचकांक वाला ग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये हमने पढ़ा था कि जी का जो दो सूचकांक वाला ग्रुप होता है जिसकी इंडेक्स 2 आती है, जी अनुपात एच, इसका मान 2 आता है, तो वो एच क्या बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। एच क्या बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप।
ये कथन भी राइट है। अब इसके बाद बी स्टेटमेंट देखो, यदि जी 2p कोटि का ग्रुप है, जी की कोटि कितनी है 2p, जहां p अभाज्य है, तब जी का कोई भी उपग्रुप जो p कोटि का है हमेशा प्रसामान्य होगा। ये कथन और ऊपर वाला कथन दोनों सेम ही बात है, और ये जो नीचे वाला कथन है यह आईएएस में आया हुआ है। आईएएस के पहले जो ऑप्शनल एग्जाम होते थे उनमें आया हुआ है। क्या कथन है कि जी की कोटि 2p है, जी की कोटि कितनी है 2p, और h की कोटि कितनी है p। तो इसमें जो g अनुपात h आएगा, g अनुपात h, वो कितना आएगा 2 ही तो आएगा, यानी 2 सूचकांक वाला है। h क्या है 2 सूचकांक वाला। अब 2 सूचकांक वाला क्या बनता है नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप। तो ये कथन पहला और दूसरा दोनों एक ही बात है, बस इसकी लैंग्वेज घुमाई हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे, यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी स्क्वायर, जहां पी अभाज्य है, तब ग्रुप जी आबेली होगा। तो मैंने अभी बताया था कि जिसकी कोटि पी स्क्वायर के रूप में होती है, पी स्क्वायर के रूप में, जैसे 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, इस रूप के जब भी आपको कोटि मिले तो वो सारे ग्रुप कौन से होंगे आबेली होंगे। इसके बाद इसमें से गलत कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप जी जहां ऑर्डर ऑफ जी 49 हो तब ग्रुप होगा। इसका आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा, ग्रुप जी जहां ऑर्डर ऑफ जी बराबर 49 हो तब ग्रुप जी होगा। देखो 49 है जो 7 की पावर 2 है, स्नेहा ने राइट आंसर दिया है। अभाज्य कोटि का वर्ग आ रहा है तो इसलिए आबेली आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत समाकारिता है। देखो दोस्तों, प्राकृत समाकारिता होती है जो फाई वो जी से जी बाई एन में परिभाषित होती है। प्राकृत समाकारिता जी से जी बाई एन में परिभाषित होती है, और फाई एक्स जो होता है, फाई एक्स वो एन एक्स होता है। फाई एक्स क्या होता है एन एक्स, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए परिभाषित होती है। तो इनमें से कौन सा दे रखा है, जो ये दे रखा है प्राकृत समाकारिता, पहला ऑप्शन देखो, फाई सच दैट जी से जी बाई एन फाई एक्स बराबर एन एक्स। तो ये प्राकृत समाकारिता है। आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन प्राकृत समाकारिता कौन सी है, तो फाई क्या होता है जी से जी बाई एन में परिभाषित होती है। इसके बाद नेक्स्ट, समाकारिता फाई जी से जी पर कहलाती है। देखो जी से जी पर कहलाती है, यानी एक जैसे समुच्चय, एक जैसे समुच्चय पर ही अगर समाकारिता परिभाषित हो तो उसे अंतराकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकारिता, एंडोमोर्फिज्म, एंडोमोर्फिज्म। अगर जी से जी पर ही हो तो उसे एंडोमोर्फिज्म कहते हैं, एंडोमोर्फिज्म। तो समाकारिता फाई जी से जी पर कहलाती है अंतरकारिता या अंतराकारिता। अब इसके बाद नेक्स्ट, यदि फाई सच दैट जी से जी डैश पर एक समाकारिता है तथा जी एक अभाज्य कोटि का ग्रुप है, तब समाकारिता फाई अनिवार्यतः होगी। देखो यहां जी अभाज्य कोटि का दे रखा है, तब समाकारिता होगी अनिवार्यतः, यह पूछ रहा है। देखो आपको यहां दे रखा है अभाज्य कोटि का, तो मैंने इसमें ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जी में गुणा संक्रिया के लिए। अब इसके आगे जी डैश ले लिया, तो मैंने जी डैश को ले लिया आर, ठीक है, आर में मैंने गुणा संक्रिया ले ली, आर जीरो गुणा, ठीक है। अब देखो मुझे इसकी इमेज लेनी है, तो मैं एक बार एक फलन ले रहा हूं एफ, एफ ए या एफ एक्स बराबर क्या करता है, एक्स की पावर 3 करता है।
ठीक है। तो अब देखो एक की इमेज किस पर जाएगी, एक की क्यूब यानी एक पर जाएगी। ओमेगा की इमेज किस पर जाएगी, ओमेगा की क्यूब एक पर जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की किस पर जाएगी, ओमेगा की घात 6 एक पर जाएगी। तो ये केवल तुच्छ वाला आ गया ना, केवल तत्समक वाला आ गया, और तत्समक वाले उपग्रुप को इस R0 का कौन सा उपग्रुप होगा, तुच्छ। तो या तो तुच्छ पर जाएगा या फिर एक एक ही पर जाएगा। एक एक ही पर क्यों जाएगा, इसको समझते हैं। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको मैं लिख रहा हूं, सक्रिय ग्रुप का, सक्रिय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यदि ए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, अभाज्य कोटि का है, यहां अभाज्य कोटि का दिया है, तो अभाज्य कोटि वाला चक्रीय होगा, यानी ये चक्रीय है। अब जो चक्रीय की जो समाकारी प्रतिबिंब बनेगा वो भी कौन सा बनना चाहिए, चक्रीय बनना चाहिए, चक्रीय बनना चाहिए। अब जो चक्रीय बनेगा वो उसकी कोटि क्या आएगी, अभाज्य आएगी, अभाज्य आएगी। अब हमें पता है कि प्रांत की जो कोटि है वो परिसर से बड़ी या बराबर होती है। प्रांत की कोटि क्या आएगी, परिसर से बड़ी या बराबर होती है। अब ये चक्रीय है, इसमें 3 अवयव हैं, तो इसके परिसर में भी 3 या 3 से कम अवयव होंगे। ठीक है। अब मान लो यहां 2 अवयव आते हैं या 1 अवयव आता है, तो देखो इसमें जो अवयव होंगे वो क्या आएंगे, अभाज्य आएंगे, और 3 ही आएंगे, एक एक पर ही जाएगा। इसमें अगर आप प्रतिबिंब देखोगे तो चक्रीय बनने के लिए इसमें जो, अगर हम यहाँ 2 अवयव लेते, कितने अवयव लेते, 2, तो 2 की इमेज जो जाती वो 2 पर ही जाती, क्योंकि 2 ही अभाज्य है। तो इसलिए इसमें जो अवयव आएंगे वो कौन से आएंगे, इसमें एक अवयव की इमेज एक पर ही जाएगी, या फिर वो क्या होगा, तुच्छ होगा। दोनों में से ही कोई एक होगा, तो या तो तुच्छ होगा या फिर क्या होगा, एक एक ही होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुच्छ या एक एक ही। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिचित्रण F एक प्रतिचित्रण F G से G एफ एक्स बराबर x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G में स्वकारिता होगी यदि समूह हो। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें एफ एक्स बराबर x इनवर्स दिया था। ये स्वकारिता कब हो रही थी, ये स्वकारिता तब हो रही थी जब क्या हो, क्रम विनिमय हो, जब क्या हो, क्रम विनिमय हो। तो क्रम विनिमय होगा तभी ये क्या होगी, स्वकारिता होगी। कैसे, अगर हम 2 अवयवों का प्रतिबिंब लेते हैं एफ ए गुणा बी, तो एफ बी का इनवर्स करेंगे तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। अब हमें ये एफ ए गुणा एफ बी के बराबर चाहिए, तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, यानी ये क्रम विनिमय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय होगा तभी हम इसको ए इनवर्स बी इनवर्स लिख सकते हैं, और फिर ए इनवर्स बी इनवर्स को लिख सकते हैं एफ ए गुणा एफ बी। तो क्रम विनिमय होगा तभी ये क्या होगी, स्वकारिता या समाकारिता होगी। ठीक है। तो इसका क्रम विनिमय समूह आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, एफ सी प्लस से सी प्लस दे रखा है, जहां एफ एक्स बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एक समाकारिता है तो कर्नल एफ है। तो जब भी आपको कर्नल पूछे तो आप फलन को सहप्रांत के तत्समक के बराबर लिख दोगे। अब यहां सहप्रांत कौन है, ये तो है प्रांत, यह है सहप्रांत। तो सहप्रांत का तत्समक, इस जोड़ संक्रिया का तत्समक कौन है, 0 है।
तो फलन को 0 के बराबर लिख दोगे। तो मैं इस फलन का जो मान है आल्टा वाई, उसको किसके बराबर लिख दिया? 0 के। तो वाई किसके बराबर आ गया? 0 के। अब वाई 0 के बराबर आ गया, तो अब ये मान इस सी प्लस वाले रूप में लिखोगे। तो सी प्लस का रूप कौन सा है? एक्स प्लस आल्टा वाई, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही रूप है। इसमें y की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो y की जगह 0 लिखा तो क्या आया? x बिलोंग्स टू r। तो ये पूरा r आ गया, ये पूरा क्या आ गया? r आ गया। तो इसका अष्टी क्या आ जाएगी? r आ जाएगी। कर्नल क्या आ जाएगा? r। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। माना कि जी 1 - 1 अल्टा अल्टा साधारण गुणन के लिए समूह है तथा जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह है। तो एफ जेड प्लस से जी डॉट, जहां एफ एक्स बराबर अल्टा की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा। अब यहां देखो, एक्स के अगर हम मान रख रहे हैं 1, 5, 9, 13, तो इन सारों का प्रतिबिंब अल्टा की पावर 1 अल्टा, अल्टा की पावर 5 अल्टा, अल्टा की पावर 9 अल्टा, अल्टा की पावर 13 अल्टा। तो सारे मान 1 पर ही जा रहे हैं, तो इसलिए यह आच्छादक तो नहीं होगा। बहुत सारे मान 1 पर जा रहे हैं, इसलिए यह एक एक ही नहीं होगा। तो ये एक एक ही नहीं होगा। बहुत सारे मान 1 पर जा रहे हैं, इसलिए ये एक एक ही नहीं होगा। अब इसके अलावा बात करते हैं आच्छादक की। तो देखो, यहां अल्टा की पावर में हम मान रखते हैं। तो मैंने मान रखा अल्टा की पावर में, एक बार F1 पर ज्ञात किया, तो अल्टा की पावर 1 अल्टा आ जाएगा, अल्टा की पावर 2 -1 आ जाएगा, अल्टा की पावर 3, अल्टा की पावर 3 कितना होता है? माइनस अल्टा होता है, अल्टा की पावर 4 1 होता है। तो ये चारों मान ग्रहण कर लिए, ये जी के चारों मान ग्रहण कर लिए, 1 - 1 अल्टा माइनस अल्टा, यानी पूरे को ढक रहा है। पूरे को ढक रहा है, तो केवल आच्छादक समाकारिता है। और सभी इसमें जो प्रांत के जो मान हैं, वो सारे मान, कई मान इसमें एक अवयव पर ही जा रहे हैं, इसलिए एक एक ही नहीं है। बहुत सारे मान एक पर ही जा रहे हैं, इसलिए ये एक एक ही नहीं है। और इसमें ये सहप्रांत के सारे मान ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए यह आच्छादक है। तो केवल आच्छादक समाकारिता आ गई। अब अगला देखते हैं। यदि G बट्टा H एक विभाग ग्रुप है, तो H G का होगा। ये बट्टे वाला H हमेशा क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। G बट्टा H एक विभाग ग्रुप है, तो H G का हमेशा क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। H क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। समाकारिता F C0 गुणा से R0 गुणा जो एफ जेड बराबर मापांक जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू C0 से परिभाषित किया जाता है कि अष्टी है। अब जब भी आपको अष्टी पूछे, तो आप फलन को सहप्रांत के तत्समक के बराबर लिख दो। सहप्रांत का तत्समक कौन है? गुणा का तत्समक 1 है। तो इस फलन को मैं सहप्रांत के तत्समक के बराबर लिख दूंगा, तो 1 के बराबर। अब ये मान इस C0 वाले में लिख देंगे। तो C0 में जेड एलिमेंट है जो C0 में है, और वो किस टाइप से लेने हैं अष्टी के लिए? मापांक जेड बराबर 1 टाइप की। मापांक जेड बराबर 1 टाइप की। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मापांक जेड बराबर 1। तो मापांक जेड बराबर 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। तो इसका आंसर आ जाएगा मापांक जेड बराबर 1। अब देखो, समूहांक 12 के चक्रीय समूह के जनकों की संख्या। तो जब भी आपको जनक पूछे, तो इस 12 की सहअभाज्य संख्या काउंट कर लोगे।
तो 12 की सहभाज्य संख्याएं काउंट करो। 1, 2 सहभाज्य नहीं है, 3 सहभाज्य नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। 5। जब भी आपको चक्रीय समूह के जनकों की संख्या पूछे तो आप सहभाज्य संख्याएं काउंट कर लो। तो 12 की सहभाज्य संख्याएं काउंट कर लोगे तो 1 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9, 9 भी नहीं आएगा, 10, 10 भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, और 12, तो 12 के साथ सहभाज्य है भी नहीं। तो कितने एलिमेंट आए? 4। तो 4 सहभाज्य संख्याएं आएंगी। तो आंसर आ जाएगा डी। तो सहभाज्य संख्याएं काउंट कर सकते हो आप। और एक मैंने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वो आप देख सकते हो। अब अगले में देखो, समूह है 1, 2, 3, 4 गुणा 5 के जनक है। तो इसके जनक देखने हैं। तो देखो, एक तत्समक है तो एक तो जनक होगा नहीं। और देखो, जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। तो यहाँ 4 जने हैं, तो आपको एग्जाम में जल्दी सोल्व कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। तो एक तो तत्समक है गुणा का, तो एक तो जनक होगा नहीं। अब टोटल एलिमेंट 4 है, तो अब 4 कोटि वाले अवयव देखने देखने तो देखो, 2 की कोटि ज्ञात करते हैं अपन। तो 2 की कोटि, 2 की पावर 1 मौखिक ज्ञात करते हैं। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, हमें 1 चाहिए। तो 2 की पावर 3 8, 8 में 5 का भाग दिया 3, 3 भी नहीं है। 2 की पावर 4 करते हैं 16, 16 में 5 का भाग दिया, 16 में 5 का भाग दिया, शेषफल बचा 1। तो 2 की कोटि कितनी आ गई? 4। अब ऐसे ही 3 की कोटि ज्ञात करते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 9 में 5 का भाग दिया 4, 3 की पावर 3 27, 27 में 5 का भाग दिया 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, 81 में 5 का भाग दिया 1। तो पावर 4 आ रही है 2 और 3 की। तो ये 2 क्या आ गई? जनक आ गई। अब इसके अलावा जो चौथा एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ 4, इसकी ज्ञात करते हैं। 4 की पावर 1 कितना आता है? 4, 4 आता है। और 4 की पावर 2 16, 16 में 5 का भाग दिया 1। तो 4 की कोटि तो 2 आई। तो केवल 4 कोटि वाले 2 ही अवयव आए। कौन कौन से? 2 और 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ग्रुप की कोटि के बराबर आती है जनक की कोटि। तो ग्रुप की कोटि 4 है, तो 4 कोटि वाले अवयव देख लिए। 4 कोटि वाले कौन कौन से हैं? 2 और 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एच तथा के क्रमशः 6 तथा 8 कोटि के उपसमूह हैं। तो गुणन समूह एच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या है। तो देखो, एच के में न्यूनतम अवयवों की संख्या पूछी है। तो देखो, हमने ऑर्डर ऑफ एच के का सूत्र पढ़ा था। क्या था? ऑर्डर ऑफ एच गुणा ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये सूत्र पढ़ा था। इसमें हमें 2 के तो मान दिए हैं 6, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के। एच इंटरसेक्शन के का नहीं दिया। अब देखो, हम जानते हैं एच इंटरसेक्शन के है वो एच का भी सब ग्रुप होता है और के का भी, के का भी, दोनों का सब ग्रुप है। दोनों का सब ग्रुप है तो इन दोनों की कोटियों में भाग जाता है उसका। अब दोनों की कोटियों में भाग जाता है। अब देखो, हमें एच के में अवयव न्यूनतम करने हैं। एच के में क्या करने हैं? अवयव न्यूनतम। न्यूनतम कब होंगे? जब जो बट्टे वाला मान है वो सबसे ज्यादा आएगा, तभी तो न्यूनतम होगा। एच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या करनी है, तो बट्टे वाला जो मान है एच इंटरसेक्शन के, उसका मान बढ़ाना है। तो एच इंटरसेक्शन के में सबसे ज्यादा अवयव आने चाहिए। और एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप है? एच का भी है और के का भी है। तो देखो, एच इंटरसेक्शन के एच का भी सब ग्रुप है, के का भी है। अब लांगराज प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर सब ग्रुप होता है तो सब ग्रुप की कोटि का भाजक भी होता है। तो एच इंटरसेक्शन के की कोटि ऐसी होगी जो इस एच के कोटि में और के की कोटि में दोनों में भाग जाएगी। तो 6 और 8 में ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग जाता है? 6 और 8 में, 6 और 8 में 2 का भाग जाता है। तो इसलिए एच इंटरसेक्शन के का मान कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 2 आएगा।
तो यहां मैंने मान रख दिया एच का, ऑर्डर ऑफ एच का, ऑर्डर ऑफ के का, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का मान 2 रख दिया। अब 2 से 8 कटा कितनी बार? 4 बार। अब 6 को 4 से गुणा किया 24, तो इसका आंसर आ गया 24। ये एचएम के एग्जाम में आया हुआ है 2002 में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यदि H और K किसी आबेली समूह G के दो एरिक्त उपसमुच्चय हो, देखो आबेली दिया है, यहां वर्ड पकड़ना, आबेली दिया है। तो देखो H और K किसी आबेली समूह G के दो एरिक्त उपसमुच्चय हो, तब H के G का उपसमूह होगा यदि। अब देखो आबेली दिया है तो केवल उपसमूह से काम चल जाएगा। मैंने 3 और में 7 बताई थी। तो आबेली समूह दिया है, आबेली समूह दिया है तो आबेली समूह दिया है तो केवल उपसमूह से काम चल जाएगा। तो देखो दोनों उपसमूह आएंगे, एच और के दोनों ही जी के उपसमूह हैं। केवल ये स्टेटमेंट काफी है। एच केवल एच से भी काम नहीं चलेगा, केवल के से भी काम नहीं चलेगा, एच इंटरसेक्शन के की तो बात ही नहीं हो रही। तो एच और के दोनों क्या आने चाहिए? जी के उपसमूह आने चाहिए। ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है। क्या प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है? आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बताओ, इसमें कौन सा आंसर आएगा? आबेली समूह क्या चक्रीय होता है क्या? क्या 9 कोटि वाला चक्रीय हो जाएगा? 9 कोटि वाला आबेली तो होता है, क्या चक्रीय हो जाएगा? क्या 4 वाला चक्रीय होता है? क्या आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है? क्या एबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नॉर्मल होता है? राकेश ने सही जवाब दिया है, केवल दूसरा स्टेटमेंट राइट है, केवल दूसरा। देखो आबेली होगा समूह है, तो प्रत्येक सब ग्रुप अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जी एच जी इनवर्स करते हैं। अब जी आबेली है तो जी आबेली है तो एच भी आबेली होगा, होगा। अब इस जी एच जी इनवर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एच जी जी इनवर्स। जी एच को मैंने एच जी लिख दिया। अब जी जी इनवर्स क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, तो एच ई, एच ई क्या हो जाएगा? एच। अब ये एच तो एच में है ही, एच तो एच में शुरू में डेफिनेशन में लेके ही चलते हैं। तो ये प्रत्येक जो सब ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। अगर जी आबेली है तो प्रत्येक सब ग्रुप क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। पर जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। चक्रीय वाला आबेली होता है, आबेली वाला चक्रीय नहीं होता। जैसे अभाज्य कोटि वाला चक्रीय होता है, चक्रीय वाला आबेली होता है। अब अगर आबेली वाला कोई देखें, जैसे 16 को, जैसे हम देखें 9 कोटि का, 9 कोटि का कोई ग्रुप देखें तो 9 पी स्क्वायर के रूप में है, 3 के स्क्वायर के रूप में, तो वो आबेली तो है। पर क्या ये 9 अभाज्य है क्या? नहीं है। 9 अभाज्य नहीं है तो ये चक्रीय भी नहीं है। ठीक है। तो जब भी आपको दे कि आबेली चक्रीय होता है तो आबेली कभी भी चक्रीय नहीं होता। तो देखो आबेली वाला चक्रीय होना जरूरी नहीं है, तो केवल एल वाला कथन सही है। एल की बजाय यहाँ टी है,
तो टी वाला सत्य है, तो इसमें टी वाला सत्य कौन से में दे रखा है, सी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। माना कि गुणात्मक समूह जी इकाई के 9वें मूलों का गुणन समूह है, तो जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या। जब भी आपको 9 कोटि के अवयवों की संख्या पूछे या कितनी भी कोटि के अवयवों की संख्या पूछे, तो इसके लिए आयलर सूत्र लगा सकते हो। अब आयलर सूत्र क्या कहता है? आयलर सूत्र ये कहता है कि फाई 9 का मान ज्ञात करो। यही सूत्र आपके जनकों में भी लगेगा, अवयवों में भी लगेगा। ये आप शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में देख लेना कि आयलर सूत्र क्या होता है। तो देखो, फाई 9 ज्ञात करेंगे। जब भी आपको 9 कोटि के अवयव पूछे, तो देखो आयलर सूत्र क्या कहता है? आयलर सूत्र कहता है कि इस 9 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 3 का स्क्वायर आया। अब जो 3 की घात है, 3 की घात कितनी है, 2। तो 3 की घात 2 में से 3 की एक कम घात घटा दो। जितनी घात आ रही है अभाज्य संख्या की, उसमें से एक कम घात घटा दो, वही आयलर फाई फंक्शन का मान आएगा। तो 3 की घात 2 है, इसमें से मैंने 3 की घात 1 घटा दी, तो 3 की घात 2 का मान कितना होता है, 9। 9 में से 3 गए 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी किया था। यदि किसी ग्रुप जी में a की पावर 5 बराबर e हो तथा ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर हो, तो b की कोटि होगी। अब यहां देखो ध्यान से, b की कोटि कितनी आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, और यहाँ a की कोटि कितनी आ रही है, 5। तो ये जो b की कोटि ज्ञात करनी है, तो हमें b को बेस बनाना पड़ेगा। b को क्या बनाना पड़ेगा, बेस। तो ये 2 को बेस बनाया। अब 2 की घात कितनी करेंगे, 5, तो 2 की घात 5। अब इसके बराबर में b की घात कितनी दी है, 1 दी है। तो इस 2 की घात 5 में से 1 घात घटा देंगे, तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32। 32 में से 1 गए 31। इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि a की पावर 4 बराबर e और a b a इनवर्स बराबर b स्क्वायर, तो कितनी आता, तो कितना मान आता b की कोटि, बताओ। राइट है, 15 आता। ये 2 है, 2 को बेस बनाएंगे और 2 की पावर 4 करेंगे, तो 2 की पावर 4, और ये b की एक घात घटा देंगे, तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 बराबर 15, ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि Q प्लस स्टार एक ग्रुप है जहां A स्टार B बराबर ए बी बटा 2, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q प्लस, तब Q प्लस में A का प्रतिलोम अवयव है। तो देखो प्रतिलोम निकालना है, पर प्रतिलोम निकालने से पहले तत्समक निकालना होगा। तत्समक के लिए यहां B की जगह E लिख दो, तो A स्टार E को बराबर लिखना है A के। अब A स्टार E का मान कितना आ जाएगा, B की जगह E लिखा, AE बट्टा 2 बराबर A। अब A से A कट गया, E का मान कितना आ जाएगा, 2। अब ये 2 जो मान आया है, अब हमें प्रतिलोम निकालना है। तो A का प्रतिलोम अवयव कौन होगा, A इनवर्स होगा। तो अब हम A स्टार A इनवर्स, A का A इनवर्स के साथ संक्रिया करते हैं, तो क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। इसमें मान रखेंगे, तो देखो A स्टार A इनवर्स, तो B की जगह A इनवर्स लिख देंगे, तो A इनवर्स बट्टा 2 बराबर E का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। अब इससे A इनवर्स का मान निकालेंगे, तो A इनवर्स बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4।
अब ए किस में चला गया, बट्टे में, तो 4/a, कितना मान आ गया, 4/a। तो इस प्रकार मान आ गया कितना, 4/a। अब देखो, एक समूह के अवयव H तथा G की कोटियां क्रमशः 3 और 4 है। देखो H की कोटि कितनी दी है, 3, G की कोटि कितनी दी है, 4। अब हमें पूछा है ऑर्डर ऑफ G इनवर्स HG। जब भी आपको इस टाइप की कोटि पूछे जिसमें दोनों तरफ क्या दिए हों, प्रतिलोम अवयव दिए हों, G इनवर्स G का प्रतिलोम है, G इनवर्स किसका प्रतिलोम है, G का, तो इसमें जो कोटि आएगी वो मध्य वाले अवयव की आएगी, ऑर्डर ऑफ एच की। हमने एक थ्योरम भी पढ़ी है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर होती है ऑर्डर ऑफ ए के, बीच वाले अवयव के। तो सेम वैसा ही दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स एच जी किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ऑफ एच के। ऑर्डर ऑफ एच कितना दे रखा है, 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। अब इसके बाद नेक्स्ट, यदि एक समूह जी के दो अवयव ए तथा सी हो, सी स्क्वायर एस सी बराबर ए इनवर्स को संतुष्ट करता हो, तो ए का मान है। ये क्वेश्चन हमने किया है पहले भी। इसमें क्या करते हैं, ए का गुणा करते हैं। तो देखो मैं शॉर्टली कर रहा हूं, सी सी ए सी, अब ए का गुणा कर दिया यहां भी और यहां भी, तो ए इनवर्स क्या बन गया, ई बन गया। ये सी ए सी ए सी। अब मैं क्या करूंगा, सी इनवर्स का गुणा करूंगा, तो ये सी इनवर्स का गुणा, सी इनवर्स का गुणा कर दिया, ये ई बन जाएगा, ये सी ए और ये सी इनवर्स। अब मैं सी ए का दोनों तरफ गुणा कर देता हूं, सी ए का, तो ये तो हो गया सी ए की क्यूब, और ये सी इनवर्स ई हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बराबर सी ए की क्यूब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ दो पूछा है। तो देखो दो की कोटि कितनी आएगी, निकाल के बताओ। दो की कोटि, यहां जोड़ संक्रिया है तो गुणा करके देखेंगे कि दो को न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक किससे गुणा करें कि मान 0 हो जाए। दो को 1 से गुणा करते हैं तो 2 रहेगा, दो को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, दो को अगर 3 से गुणा करते हैं, दो को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 6 बन जाएगा, और 6 में ये +6 संक्रिया के कारण क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दो की कोटि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसकी कोटि कितनी आएगी, 3। अब इसके बाद नेक्स्ट, जी बराबर जेड प्लस दे रखा है तथा एच बराबर 4z+ दे रखा है। तो देखो जी बटा एच, इसमें कितने आएंगे, यहां जेड के आगे 1 दे रखा है, यहां 4 दे रखा है, तो 4 का 1 में भाग देते हैं, 4 का 1 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 4। तो 4 अवयव बनेंगे, कौन कौन से, एक तो यह एच ही बनेगा जो तत्समक होगा, इस विभाग ग्रुप का क्या होगा, तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट एच। ठीक है, आइडेंटिटी। इसके अलावा इसमें जोड़ते चलेंगे, 1 2 और 3, 4 एलिमेंट बनेंगे, H H+1 H+2 H+3, ये 4 एलिमेंट बनेंगे। ये 4 एलिमेंट बनेंगे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ग्रुप जी के एक उपग्रुप एच की कोटि 3 है तथा जी अनुपात एच, जी का एच का सूचकांक दे रखा है 7, तो जी की कोटि है। अब देखो जी अनुपात एच दे रखा है 7, तो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच 7 दे रखा है। अब यहां ऑर्डर ऑफ एच भी दे रखा है कितना 3, तो ये मान रख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी बट्टा 3 बराबर 7। अब 3 को 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 21, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट आंसर है अरविंद का। अब देखो ग्रुप जी दे रखा है 3 की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड गुणा के जनक है, तो इसके जनक पूछे हैं। देखो जेड के जनक होते हैं 1 और -1। अब ये मान ये n बिलोंग्स टू जेड दिया है ना, तो ये n की जगह रख देंगे 1 और -1, वही जनक आएंगे। n बिलोंग्स टू जेड दे रखा है और 3 की पावर n वाले के पूछे हैं, तो यहाँ n की जगह 1 और -1 ये दोनों मान रख देंगे, तो कौन से आएंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर -1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इस अगले में देखते हैं तत्समक अवयव। तो देखो अवयव समुच्चय एस एक्स माइनस एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अवयव गुणन के लिए समूह बनाता है जिसका तत्समक अवयव है, जिसका तत्समक अवयव है। तो देखो इसका तत्समक अवयव पूछा है, तो देखो तत्समक अवयव देखने के लिए क्या करेंगे, यहां इनके निरपेक्ष मान देखेंगे। निरपेक्ष का अर्थ बिना चिन्ह वाले मान। तो देखो यहां x और x कितने आ रहे हैं 2x आ रहे हैं, 2 बार x आ रहे हैं। निरपेक्ष मान का अर्थ समझ गए क्या, बिना चिन्ह वाले मान। तो देखो एक ही रो में कितना मान आ रहा है 2x आ रहा है, एक ही कॉलम में भी कितना मान आ रहा है 2x आ रहा है, एक जितना आ रहा है ना। तो इस पूरे में, इस पूरी मैट्रिक्स में 2x का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे 2x का। तो 2x का भाग देने पर क्या आएगा, 2x का भाग देते हैं तो यहां आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा -1/2, यहां -1/2, यहां 1/2, तो ये इसका तत्समक होगा। तो इसका तत्समक 1/2 -1/2 -1/2 1/2। अब ऐसे ही मैं एक का और पूछ रहा हूं जिसका तत्समक बताना है। अगर यहां आपको इसका तत्समक पूछे x x x, इसका तत्समक क्या आएगा बताओ। क्या इसमें प्रत्येक रो और कॉलम का जोड़ एक जैसा आ रहा है। इसकी प्रॉपर प्रोसेस भी है, प्रॉपर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। चलो प्रॉपर प्रोसेस से करते हैं, एक बार इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, तीनों का जोड़ 3x आ रहा है, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। अब इसकी प्रॉपर प्रोसेस देखते हैं। देखो इसकी प्रॉपर प्रोसेस हमें ज्ञात करना है। मान लो x -x और x वाले का, यही तो था। अब इसका तत्समक ज्ञात करना है, तो इसका तत्समक हम मानते हैं e। तत्समक माना जिसमें अवयव माने हमने स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, इसी रूप के मानने। तो देखो e -e e। अब हमें इस e का मान ज्ञात करना है। देखो इसका तत्समक बनेगा तो वो इसी रूप का बनेगा, रूप चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें x -x x दे रखा है ना, तो उसी रूप का बनेगा e -e e। अब इसको इससे गुणा करते हैं, ये एक बार माना तत्समक ठीक है।
अब इसको गुणा करते हैं रो टू कॉलम, तो क्या आएगा एक्स ई प्लस एक्स ई रो टू कॉलम, तो एक्स ई प्लस एक्स ई 2 एक्स ई माइनस एक्स ई माइनस एक्स ई माइनस 2 एक्स ई माइनस एक्स ई माइनस एक्स ई माइनस 2 एक्स ई प्लस का एक्स ई प्लस का एक्स ई 2 एक्स ई। अब देखो हमें पता है कि अगर किसी एलिमेंट को, ये एलिमेंट है, इसको तत्समक से गुणा करते हैं तो तत्समक क्या करता है, वापस वही एलिमेंट बनाता है। तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, एक्स माइनस एक्स और एक्स की। अब तुलना कर दो प्रत्येक एलिमेंट की, समान मैट्रिक्स होनी चाहिए तो उसकी तुलना कर दो प्रत्येक अवयव की। तो इसकी तुलना करो, तो देखो 2 एक्स ई, ये मैट्रिक्स है, कैपिटल लिख दो इसको, एक्स ई बराबर एक्स। ठीक है, तो 2 एक्स ई किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के, तो एक्स के बराबर। अब इससे ई का मान निकालो, तो एक्स से एक्स कट गया, ई का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब ये ई का मान इस तत्समक वाले में रख दो, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2। ये इसकी प्रॉपर प्रोसेस है। समझ में आ गया राकेश? इस प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो इसलिए बताया था ये शॉर्ट ट्रिक, ताकि एग्जाम में थोड़ा जल्दी सोल्व हो सके, ठीक है। बाकी इस प्रोसेस से भी सारे सवाल कर सकते हो। एक्स ई बराबर एक्स लिख के प्रत्येक एलिमेंट की तुलना कर लो, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये आगे स्टेटमेंट जो दे रखा है, किसी ग्रुप जी से जी स्टार पर परिभाषित आच्छादक समाकारिता एफ तुल्यकारिता होगी यदि, हमने पढ़ा है कि आच्छादक वाला समाकारिता तुल्यकारिता कब बनती है, जब कर्नल एफ का मान किसके बराबर हो, बताना इसमें क्या आएगा। आच्छादक समाकारिता तुल्यकारिता कब बनती है, जब कर्नल एफ 0 के बराबर हो, जब कर्नल एफ 1 के बराबर हो, या कर्नल एफ ई के बराबर हो, या कर्नल एफ 5 हो, किसके बराबर होगा, सही है सी के बराबर। कर्नल एफ बराबर केवल तत्समक, केवल कर्नल एफ में तत्समक ही आए तभी वो क्या बनेगा, तुल्यकारिता बनेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल समूह पर परिभाषित समाकारिता आवश्यक रूप से होगी। एक सरल समूह है, सरल समूह का अर्थ है जिसका क्या हो, कोई भी नॉर्मल सबग्रुप, जिसके सरल समूह की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या डेफिनेशन थी, जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ना हो, यही पढ़ी थी ना। सरल समूह है जिसका प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ना हो। तो देखो एक सरल समूह होगा तो वो देखो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, उस पर परिभाषित समाकारिता आवश्यक रूप से होगी। तो उस पर देखो उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, तो उसकी जो समाकारिता होगी वो या तो तत्समक एलिमेंट पर जाएगी, या फिर 1 1 जाएगी, या फिर क्या जाएगी 1 1, ठीक है। क्योंकि यहां जो इसका जो जी बन रहा है उसका जो एफ जी बनेगा वो भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं रखेगा। तो वो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं रखेगा तो वो जी और एफ जी दोनों क्या आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे। तो या तो वो एक एक ही होंगे या फिर वो किस पर जाएगा, तत्समक पर। तो इसका आंसर आ जाएगा या तो तुच्छ या एक एक ही।
ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो तुच्छ या एकेकी। इनको याद कर लेना भले ही कि एक सरल समूह पर परिभाषित समाकारिता आवश्यक रूप से होगी, एक सरल समूह से जो जा रही है समाकारिता वो आवश्यक रूप से क्या होगी, या तो तुच्छ होगी या फिर क्या होगी, एकेकी। या तो उसका तत्समक पर जाएंगे सारे एलिमेंट या फिर वन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं एकांतर ग्रुप A4 की कोटि है। एकांतर ग्रुप A4 की कोटि कितनी आएगी, फैक्टोरियल n/2 आएगी। तो देखो n का मान कितना है 4, तो फैक्टोरियल 4/2 24/2, 24/2 कितना आ गया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्रमचय 1 2 3 4 1 3 4 2 का प्रतिलोम है। प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं अपन, इनकी रो को इंटरचेंज कर देते हैं। नीचे वाली रो ऊपर आ जाएगी तो 1 3 4 2, और ऊपर वाली रो नीचे आ जाएगी 1 2 3 4। अब इसको क्रम से जचा देते हैं, एक के नीचे एक, दो के नीचे चार तो दो के नीचे चार, तीन के नीचे दो तो तीन के नीचे दो, और चार के नीचे तीन तो चार के नीचे तीन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक के नीचे एक, दो के नीचे चार, तीन के नीचे दो, चार के नीचे तीन, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद आगे देखते हैं एकांतर समूह। एकांतर समूह A4 के एक उचित उपसमूह की कोटि। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको A4 का भी उचित उपसमूह पूछा है। तो देखो A4 में यहाँ पैरों के नीचे 4 आ रहा है ना, तो इसका 4 कोटि का ही उचित उपसमूह बनेगा। कितनी कोटि का, 4 का, तो यहाँ 4 कोटि का बनेगा। ठीक है, जैसे A5 का दे दे तो 5 का, A6 का दे दे तो 6 का, तो A4 का उचित उपसमूह कितनी कोटि का बनेगा, 4 कोटि का। अब इसके बाद आगे देखते हैं A4 के अनुचित उपसमूह की। तो देखो अनुचित पूछता तो अनुचित तो इसके दो बनेंगे, एक तो तत्समक वाला बनेगा, एक तो तत्समक वाला बन जाता जिसकी कोटि कितनी आ जाती, एक आ जाती। एक ये खुद बन जाता A4 वाला जिसकी कोटि कितनी आती 12। तो इसके ऑप्शन होते 1 या 12। ठीक है, अनुचित वाला पूछता तो इसकी कोटि कितनी आती 1 या 12। अब इसके बाद आगे देखते हैं माना कि चार संकेतों 1 2 3 4 पर परिभाषित सभी क्रमचों का समुच्चय S4 है। S4 दिया है हमें तथा A सबसेट है S4 का, ताकि F A किस प्रकार है, F बिलोंग्स टू S4 कि F 3 लंबाई का चक्कर है। A के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो 3 लंबाई के चक्कर के रूप में, और हमें जो 4 एलिमेंट है वो कौन से दिए हैं 1 2 3 4। अब इन चारों में से 3 अवयव सेलेक्ट करके इसमें लगाने हैं। तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C3, 4C3 होगा। 4 में से 3 अवयवों को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C3, 4C3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 3 लंबाई के चक्कर में। अब इन 3 जो एलिमेंट है इनको इस चक्कर में जचाने के तरीके, इनको बिठाने के तरीके देखेंगे। तो देखो आपको पता है कि जब भी हम चक्कर देखते हैं साइकिल, उसमें जो बिठाने के तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल n-1 होते हैं। कितने होते हैं, फैक्टोरियल n-1। यहाँ 3 लंबाई का है तो 3 अवयवों को बिठाना है तो 3-1 फैक्टोरियल 2 तरीके। ये तो हो गए बैठाने के तरीके, ये हो गए चयन के तरीके। तो चयन के तरीकों को बैठाने के तरीकों से गुणा करना पड़ेगा तब कुल कोटि आएगी। ठीक है, तो पहले तो चयन किया 4 में से 3 का, इन 4 अवयवों में से 3 का चयन किया। अब इन 3 अवयवों को इस चक्कर में बिठाने के तरीके देखने पड़ेंगे।
तो इन चार में से तीन को सेलेक्ट करके इन तीन को बिठाने के तरीके, तो इन तीन को बिठाने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 - 1। तो 4 से 3 का तो मान आएगा 4, और फैक्टोरियल 3 - 1 का मान फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब इसके बाद आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 के प्रतिलोमी हैं। तो इसके प्रतिलोमी देखने हैं। प्रतिलोमी देखने के लिए क्या करेंगे, एक की इमेज 2 पर जा रही है। अब इस 2 से छोटे आगे मान ढूंढेंगे। इस 2 से छोटे मान कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 1। ये 1 किसका मान आ रहा है, 3 का। तो इस 1 को इस 3 के साथ लिखेंगे। तो 1 को किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ। आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना। अब 2 की इमेज किस पर जा रही है, 3 पर। अब 3 से आगे छोटे मान कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किसका आ रहा है, 3 का। तो इस 2 को इस 3 के साथ लिखेंगे। तो 2, 3। अब इस 1 से छोटा आगे कोई मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब इस 5 से छोटा देखो, तो इस 5 से छोटा आगे मान आ रहा है 4। 4 किसका आ रहा है, 5 का। तो इस 4 को 5 के साथ लिखेंगे। अब इस 4 से आगे कोई मान नहीं है, तो आगे कोई मान देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके प्रतिलोमी कौन आ गए, 1 3 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इस प्रश्न में चिन्हक पूछता, क्या पूछता, चिन्हक। तो चिन्हक कितने होंगे, जितने प्रतिलोमियों की संख्या है वही चिन्हक कहलाती है। तो इसमें कितने प्रतिलोमी हैं, 3। तो इसके चिन्हक कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे ये सूत्र पूछा है, यदि H और K एक परिमित ग्रुप G के 2 उपग्रुप हों तो ऑर्डर ऑफ एच के का क्या सूत्र है, ऑर्डर ऑफ H डॉट ऑर्डर ऑफ K बटा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब अगला देखते हैं, 12 कोटि के चक्रीय ग्रुप के कुल उपसमूहों की संख्या। देखो, उपसमूहों की जब भी संख्या पूछे तो उपसमूहों की संख्या हमेशा ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक होती है। तो 12 के भाजक देखेंगे। तो 12 में किस किस का भाग जाता है, हमने लांगराज प्रमेय पढ़ी है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप के उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। तो इस 12 में भाजक ढूंढेंगे। तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। तो कितने एलिमेंट आ गए, 6। तो 12 के उपसमूह की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। 12 कोटि के चक्रीय ग्रुप के कुल उपसमूहों की संख्या कितनी आएगी, 6। अब इसके बाद नेक्स्ट 13 कोटि का ग्रुप है। 13 कोटि का ग्रुप है, जी है तो जी होगा। अब 13 अभाज्य है, तो अभाज्य का कोटि के ग्रुप का अभाज्य कोटि का ग्रुप हमेशा क्या होता है, चक्रीय भी होता है और अबेली भी होता है। तो अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होएगा, अबेली भी और चक्रीय भी दोनों आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्रमचय 1 3, 1 का 3 पर जा रही है, 2 की 4 पर, 3 की 5 पर, 4 की 6 पर, 5 की 8 पर, 6 की 2 पर, 7 की 7 पर, 8 की 1 पर, 9 की 9 पर बराबर है। तो इसको असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 1 की इमेज 3 पर, तो 1 के बाद 3 लिख दिया। 3 की इमेज 5 पर, तो 3 के बाद 5 लिख दिया। 5 की इमेज 8 पर, तो 5 के बाद 8 लिख दिया। 8 की इमेज वापस 1 पर जा रही है, तो चक्र को बंद कर दिया। अब इसके बाद 2 की इमेज 4 पर, तो 2 के बाद 4 लिख दिया। 4 की इमेज 6 पर, तो 4 के बाद क्या लिख दिया, 6। 6 की इमेज वापस 2 पर जा रही है, तो इस चक्र को बंद कर दिया। 7 की 7 पर जा रही है, जिनकी इमेज खुद पर जाती है उनको हम ऐसे चक्रों में नहीं लिखते हैं। 9 की इमेज 9 पर, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 5 8 2 4 6 सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इन चक्रों का हमें पहला अवयव एक जैसा ही रखना है, तो 1,
और लास्ट से स्टार्ट करना है, तो 1 के बाद 9, फिर 1 के बाद 3, फिर 1 के बाद 8, लास्ट से स्टार्ट करना है, तो 1 के बाद 8, 1 के बाद 2, 1 के बाद 7, ऐसे ही अगले वाले को। तो 4 को तो रखना ही रखना है, तो 4 के बाद लास्ट से स्टार्ट करना है, 4 के बाद 5, 4 के बाद 6। ये इसका असंयुक्त चक्रों के रूप में गुणनफल होगा, पक्षांतरणों के रूप में गुणनफल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब ये क्वेश्चन, यदि 1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को s द्वारा निरूपित करें तथा s पर स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, तो समीकरण 2 स्टार x स्टार 7 बराबर 13 का हल है। तो इसका हल निकालना है दोस्तों। तो पहले तो हम इन दो अवयवों पर ये संक्रिया लगाते हैं। तो देखो 2 स्टार, अब इस पर ये संक्रिया लगाई तो क्या आया, x प्लस 7 माइनस 7x बराबर 13, ये मान आया। अब वापस संक्रिया लगाते हैं, तो 2 प्लस x प्लस 7 माइनस 7x प्लस इन दोनों का गुणा, प्लस नहीं माइनस, तो माइनस इन दोनों का गुणा, तो माइनस 2 गुणा x प्लस 7 माइनस 7x बराबर 13। अब इसको सरल करेंगे, तो 2 प्लस एक्स प्लस 7 माइनस 7x माइनस 2x माइनस 14 प्लस 14x बराबर 13। अब इसमें x वालों को अलग रखेंगे, तो ये 14x में से 9x जाएंगे और 1x जुड़ेगा, तो 14 और 1 15, 15 में से 9 गए 6x, और ये माइनस का 14 है और 2 और 7 9, 9 में से 14 गए 5 माइनस के, तो माइनस के 5 बराबर 13, तो 6x बराबर 13 प्लस 5 कितने हो गए 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 18/6। अब 18 में 6 का भाग दिया 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C 3। अब ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे असाइनमेंट के।